July 2021, Raj Kundra adult content case. September 2024, Flying Beast controversy. November 3, 2023, Elvish Yadav Venom case. December 2023, Sandeep Maheshwari court selling. And very well known, 8th May 2020, Carrie Minati YouTube वर्सेस टिकटॉक। ये सारे अलग कॉन्टेक्स्ट के बावजूद पॉइंट करता है डिजिटल रीच के बढ़ते आउटकम के। इन द स्नेक वेनम रेव पार्टी केस पर आरोप था कि ये पॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। टिकटॉक टिकटॉक टिक ये केसेस गलती और सही से ज्यादा स्केल और इंटरप्रिटेशन के बीच का गैप दिखाता है। तो पहले केस की तरफ बढ़े तो एल्विश यादव का वेनम केस। Big Boss OTT winner Elvish Yadav was arrested in the snake venom rave party case and remanded to a 14-day judicial custody on Sunday. Mr. Yadav faces a case under the Wildlife Act in Noida for arranging snake venom at rave parties. The 26-year-old YouTuber, who initially denied any involvement in the case, नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस के एक ऑपरेशन के बाद ये एलिगेशन सामने आता है कि कुछ प्राइवेट पार्टीज में स्नेक वेनम का इलीगल यूज हो रहा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल्स इंडिविजुअल्स के नाम सामने आते हैं, FIRs रजिस्टर होते हैं और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियली इंक्वायरी स्टार्ट करता है। इस केस को नेशनल अटेंशन तब मिलता है जब मार्च 2024 के आसपास एल्विश यादव का नाम इस केस के इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक डोमेन में आता है। 5 people arrested told cops that they used to supply snake venom at rave parties organized by Mr. Yadav. Their arrest came after People for Animals member Gaurav Gupta complained to the police that he had contacted Elvish Yadav for snake venom as part of a trap. और यहीं से नैरेटिव शार्पली शिफ्ट होता है। लीगल प्रोसेस एक साइड चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर पैरेलल ट्रायल शुरू हो चुका था। एल्विश के सपोर्टर्स इसे टारगेटेड फ्रेमिंग और डिफेमेशन के रूप में दिखाते थे, जबकि क्रिटिक्स का कहना था जब कोई इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी रीच लेता है तो उसकी एक्टिविटी सिर्फ पर्सनल नहीं रहता। अब वेल नोन एंड शायद तुम इसका पार्ट भी रहे होगे, कृष्णा वर्सेस एमी वे वन टाइम। Now I'm representing India, no one is doing it right now. Doing this for country, still they wanna fight, let's fight. Anyway, come out to play. हाथ छू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप bitch I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही। 2019 में इंडियन हिप हॉप का सबसे हाई प्रोफाइल लिरिकल क्लैश शुरू होता है। सब्लिमिनल रेफरेंसेस के बाद कृष्णा और एमवी के बीच एक डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट का युद्ध शुरू होता है। इस राइवलरी का कोड सिर्फ पर्सनल नहीं था, यहाँ डिबेट थी स्किल्स और सब्सटेंस का। कृष्णा ने टेक्निकल बार्स, वर्ड प्ले और लिरिकल कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस किया, जबकि एमवी ने इंडिपेंडेंट हसल, स्ट्रीट कनेक्ट और मास रीच को हाईलाइट किया। मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट्स दोनों तरफ से आए और हर रिलीज के बाद लैंग्वेज, क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी पर डिस्कशन और इंटेंस होता गया। ये बीफ सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, 2019 से 2021 तक चली एक सब्सटेंस लिरिकल वॉर था। बट इफ एमी कम्स अप टू यू एंड सेज चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? नहीं, क्यों नहीं? दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली। अब मतलब वो टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग। एंड ऑल इन वन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह बैटल सिर्फ पॉपुलैरिटी की नहीं थी, ये क्रेडिबिलिटी की बैटल थी। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े तो गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस्ट का फैमिली, फेथ एंड व्लॉगिंग का एथिक्स। कल का मैच तो दीदी का अच्छा मैच रहा। पीहू तैयार हो रही है स्कूल के लिए। क्या कह रहा था? क्या बाइक खा गया? हमारा एक बाइक था, वो माऊ खा गया। माऊ ने कहाँ खाया? कहाँ खाया माऊ ने? स्कूल जाने के लिए रेडी? स्कूल जाने का मन है कि नहीं है? किसी बच्चे का नहीं होता। फ्लाइंग बीस्ट का कंट्रोवर्सी किसी एक इंसिडेंट से नहीं बल्कि 2022 से 2023 तक धीरे धीरे डेवलप हुआ। डेली व्लॉग्स के थ्रू पर्सनल फैमिली मैटर्स पब्लिक होते गए। रिलीजियंस, इमोशनल ब्रेकडाउन और चिल्ड्रंस कैमरा के बीच में देखने लगी। ऑडियंस जो सालों से इमोशनली इन्वेस्टेड थी, उनके लिए ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये पर्सनल अटैचमेंट था। क्रिटिसिज्म ये नहीं था कि फैमिली दिखाई जा रही थी, क्रिटिसिज्म ये था कि पर्सनल मूवमेंट को नैरेटिव बनाकर उसको मोनेटाइज किया जा रहा था। इस कंट्रोवर्सी ने एक अनकंफर्टेबल लाइन को एक्सपोज किया, जहां ऑथेंटिसिटी और एक्सप्लॉइटेशन के बीच डिफरेंस ब्लर हो जाता है। इसे एक सिंपल लाइन में बोले तो जब लाइफ एक कंटेंट बन जाए तो बाउंड्री सबसे पहले डिफाइन होता है। तो नेक्स्ट है वन ऑफ द पॉपुलर केस, कैरी मिनाटी का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक केस। टिकटॉक 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 मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। साले को उंगली देख कर बाहर निकालना पड़ता है। देखो ये एक बहुत ही अजीब वक्त है, सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है। लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है।
अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना। तो साल 2020 पूरा देश लॉकडाउन में था और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिविटी पीक पर थी। इस दौरान कैरी मिनाटी का एक रोस्ट वीडियो अपलोड होता है जो टिकटॉक कल्चर और एक स्पेसिफिक क्रिएटर को टारगेट करता है। करूं इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी। इसने ना यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। वीडियो रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लाता है, लेकिन साथ ही साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट का भी एलिगेशन लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर यूट्यूब वीडियो को रिमूव कर देता है। इस एक्शन के बाद कंट्रोवर्सी और भी एक्सप्लोड हो जाता है। यूट्यूब पर सेंसरशिप के एक्यूजेशन लगते हैं। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक एक कल्चरल वॉर एक्टिविटी बन जाता है। ये सिर्फ एक रोस्ट का इशू नहीं रहा, ये बन गया प्लेटफॉर्म पावर्स, मॉडरेशन रूल्स और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट आता है राज कुंद्रा एडल्ट कंटेंट केस। पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिस पे आरोप लगा कि वो इंडियन पोर्नोग्राफी यानी एडल्ट वीडियोस अपने ऐप के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा था, वही गंदी फिल्में। में एक बंगले पर पुलिस ने छापा मारा था। इस बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी और ये कोई और नहीं, ये थे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, जिनके ऊपर आरोप था कि ये पोर्न डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने यानी पोर्नोग्राफी और उन्हें ऐप पर पब्लिश करने का आरोप है। जुलाई 2021 में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को अरेस्ट करती है, एलिगेट एडल्ट कंटेंट प्रोडक्शन एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मल्टीपल एप्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इंटरमीडिएट्स के लिंक्स सामने आते हैं। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया कवरेज, पॉलिटिकल कमेंट्री और रेगुलरिटी डिबेट्स शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी का एक डार्क एंड अनरेगुलेटेड साइड पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि सोशल मीडिया सिर्फ क्रिएटिविटी का स्पेस नहीं है, ये एक हाई रेवेन्यू इंडस्ट्री भी है जहां लूप होल्स, मिसयूज के चांसेस बढ़ा देता है। तो लास्ट बात करते हैं समय रैना डार्क ह्यूमर कंट्रोवर्सी। रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। स्कैंडलाइज हो जा रहा है, फिर बाप को बोल रहा है पापा पापा ये ब्लो जॉब क्या होता है? बाप कह रहा है पता नहीं बेटा, पता चल जाए तो जरा मम्मी को भी सिखा देना। नाना जिंदा है हमारे दिल में। 2022 से 2024 के बीच मल्टीपल ओकेशन में समय रैना का डार्क ह्यूमर क्लिप्स कोई कॉन्टेक्स्ट के बिना ही सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। शॉर्ट क्लिप्स के बेसिस पर इनसेंसिटिविटी का एलिगेशन लगता है। हर बार एक फैमिलियर साइकिल प्ले होता है, वायरल आउटरेस, फिर क्लैरिफिकेशन या फिर एपोलॉजी एंड देन फिर काउंटर बैकलैश। ये कंट्रोवर्सी किसी एक जोक से ज्यादा इंटरनेट के रिएक्शन ड्रिवन नेचर को एक्सपोज करता है। ऑनलाइन कल्चर में न्यूसेंस के लिए पेशेंस कम हो जा रहा है और स्पीड जजमेंट रिफ्लेक्शन का रिप्लेसमेंट बन चुका है। अभी के टाइम पे इंटरनेट जोक से ज्यादा रिएक्शन को रिवॉर्ड मिलता है। इन सारे सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज को एक साथ देखे तो एक चीज क्लियर हो जाता है, ये इंसिडेंट्स रैंडम नहीं थे। ये सब इन्फ्लुएंस, रीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लैश का रिजल्ट है। जब क्रिएटर्स करोड़ों लोगों को पहुंचता है तो उनका कंटेंट सिर्फ पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो पब्लिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, चाहे इंटेंट कुछ भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंट्रोवर्सी में सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही गलती करता हो, या फिर ये भी नहीं कि हर बार हर ऑडियंस ही सही हो। प्रॉब्लम ये है कि आज सोशल मीडिया पर रिएक्शन रिफ्लेक्शन से तेज है, आउटरेस कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा वायरल है और अटेंशन अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा वैल्यूएबल बन चुका है।